स्टूडेंट्स, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि लगातार आप लोग हमारी इन क्लासेज को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लासेज ले रहे हैं। और हम लोगों ने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे कई बार चर्चा की है। उसमें काफ़ी पार्ट्स हम लोग डाल चुके हैं और बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग इन सब चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं। और अब हम लोगों ने ये देखा, बेसिक बातें देखी, कौन से टेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। कुछ ऐसे टेंस जिनका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है, उन टेंस में मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। आइए कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे टेंस हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। देखना, फॉलोइंग टेंसेज आर नॉट चेंज्ड इन पैसिव वॉइस। फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए गए 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। उन 4 में देखना आप लोग, सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। मतलब ये कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की वर्ब दी गई है, विल बी, शैल बी, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। कारण ये है कि जब हमारे सामने कोई मॉडल आता है तो मॉडल के साथ हम लोग बी लगाते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पहले से ही मॉडल के साथ बी यानी कि शैल बी, विल बी एक मॉडल का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। पहले से बी लगा होता है तो इसका चेंजमेंट नहीं हो सकता। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, आपके सामने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हैज, हैव और बीन, ये आपको पहले से ही अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो इसका परिवर्तित रूप नहीं हो सकता है। नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव में रूप नहीं परिवर्तित किया जा सकता। नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक ऐसा टेंस है जिसका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है। अब देखना ये कि एक बार आपको मैं ये सब चीजें बता देता हूं, आप गौर से समझने की कोशिश करना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3 टेंस हैं, एक प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और तीसरा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इनका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। नंबर 1 पर हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। इसका कारण मैंने आपको बता दिया था, यानी कि 12 में से 8 टेंस ऐसे हैं जिनका ट्रांसलेशन किया जा सकता है और 4 टेंस ऐसे हैं जिनका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। अब इसके आगे हम लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेज के बारे में चर्चा की थी, यानी कि सिंपल सेंटेंस से ट्रांसलेशन एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है, ये सब चीजें देखी थी। आगे हमारे सामने इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस रह जाते हैं, कि यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है या किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो उनका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु रहेगा, अगर कोई सेंटेंस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या फिर यूं कहें लेट से बनने वाले सेंटेंसेज को हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप सेंटेंस रहेगा, कि कॉम्प्लेक्स टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है। चलिए हम लोग आते हैं अगले बिंदु पे, मतलब ये कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाए जाते हैं। आपको मैं बहुत शानदार तरीके से ये सारी चीजें समझाता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड की ओर ध्यान रखिए। आपको मैंने कहा कि बेटा अब तक हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस देखे हैं, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पे, हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की।
कौन से सेंटेंसेज हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का तात्पर्य ये है कि आप देखना, आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस में, कौन सी में? एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में आप लोगों को सबसे पहले डू डज, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं एक्टिव वॉइस में आपको डू डज, इसके साथ सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई क्वेश्चन मार्क मिले तो उसे पैसिव वॉइस में आपको कैसे बदलना है। आप बेटा ये फॉर्मूला नोट कर लेना। मैंने कहा एक्टिव वॉइस में डू डज सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई क्वेश्चन मार्क मिले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना और आप इसे ट्रांसलेट इस प्रकार से करोगे कि जो डू डज होता है उसे इज एम आर में बदलना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखोगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। तो आप देखना पैसिव वॉइस में डू डज की जगह लिखोगे इज एम आर। क्या लिखा आप लोगों ने? इज एम आर। उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। फिर लिखोगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखोगे? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर आपके सामने कुछ बचता है तो उसे बाई लगा के लिख सकते हो। अब आपको मैं ये फॉर्मूला समझाता हूं बेटा, गौर से समझना, आराम से सीखना, बहुत आसान है। सेंटेंस में लिखा है कि डू डज या के बाद सब्जेक्ट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आपको डू डज के स्थान पे तो करना है इज एम आर में से कोई एक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? डू डज में से कोई मिल जाए तो आपको इज एम आर में से कोई भी एक लिखना है। वो डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जेक्ट कैसा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो लास्ट में मिले, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप लोग बहुत ही आसानी से ये सारी बातें समझ पाओगे। आप देखना, आपके सामने लिखा हुआ है डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। आप देखना, जहां पे डू डज हेल्पिंग वर्ब है उसी के ठीक नीचे ही आपको इज एम आर का प्रयोग करना है, क्योंकि मैं ये बता देता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वह इंटेरोगेटिव में ही तब्दील किया जाता है, इंटेरोगेटिव में ही बदला जाता है। आप अगर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ये आपकी गलती होगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क 100% लगेगा। तो आप देखना, एक ऐसा ही सेंटेंस लिखा हुआ है डू और डज में से कोई एक। इसका मतलब ये है कि आपको ये तो हेल्पिंग, ये इसका सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही और ये ऑब्जेक्ट रहा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब यहां पे लिखा हुआ है डू। एक सेकंड के लिए आप डू की जगह छोड़ दीजिए, एक सेकंड के लिए आप डू की जगह छोड़ दीजिए। आप ऑब्जेक्ट को यहां से उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि देखना इज एम आर में से कोई एक आएगा। अब ये डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पे। ये है योर फ्रेंड्स। क्या है बेटा? योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स प्लूरल हुआ तो आपको सीधी सी बात है इज एम आर में से आर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है। तो आर योर फ्रेंड्स। अब देखना, ऑब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय, जो बच गया वो लिख दो, बाय यू। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। एक बार फिर से देखें, सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है एक्टिव वॉइस वाला तो पैसिव वॉइस में भी उसे इंटेरोगेटिव ही बनाया जाएगा। आप सब इन बातों को ध्यान से सुने। देखना, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, बेटा यहां पे लिखा हुआ है डू, इसका मतलब इज एम आर में से कोई एक आएगा। वो डिपेंड करता है लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर। अगर ये सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा और प्लूरल है तो आर आएगा। अब यहाँ पे योर फ्रेंड्स में एस लगा है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा? आर योर फ्रेंड्स
हेल्प बाय यू। ये आपका सेंटेंस रहा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें और जानना चाहते हैं, जैसे ये तो रहा प्रेजेंट का सेंटेंस, अगर इस डू डज की जगह, गौर से समझना, ध्यान से सुनना, अगर इस डू डज की जगह आपके सामने डिड आई, एक्टिव वॉइस में इस डू डज की जगह आपके सामने डिड आए, तो ध्यान रखना सेंटेंस ऐसे मिलेगा आपको, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तब आपको पैसिव वॉइस में ऐसे सेंटेंसेस को तब्दील करना है कि डिड आई तो वॉज वर्ब में बदलता है, उसके बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे और उसके बाद में आप लोग बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आने वाला है। फिर देखना आप लोग, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला है ये, अगर एक्टिव वॉइस में बेटा सबसे पहले डिड मिले, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो पैसिव वॉइस में तब्दील करते समय इस डिड की जगह वॉज वर्ब का यूज होता है और फिर ऑब्जेक्ट जो यहाँ रहता है उसको लिखेंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। आप देखें, आपके सामने एक सेंटेंस है जो मैं लिख देता हूँ और आप उसे ठीक तरीके से समझें। तो डिड ही किल द लायन, डिड ही किल द लायन। आपके सामने वही फॉर्मूला है, सबसे पहले डिड आ रहा है, उसके बाद में ही सब्जेक्ट आ रहा है, किल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या समझ पा रहे हैं इन बातों को? आप देखना, उसके बाद ये देखोगे कि जहां पे डिड होता है वहां पे वॉज या वर में से किसी एक को लिखा जाता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सिंगुलर है तो आप वॉज लिखोगे, प्लूरल है तो आप वर लिखोगे। अब आप आइए इस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट देखना आपके सामने सिंगुलर दिखाई दे रहा है, तो आप डिड की जगह लिख दोगे वॉज द लॉयन। हमने देखा वॉज वर्ब में से एक लिखा, यानी कि वर्ब आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है नहीं, सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आया, तो वॉज द लॉयन। ऑब्जेक्ट लिखा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की, किल्ड होगी, तो वॉज द लॉयन किल्ड बाई, और ही का हो जाएगा हिम। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? मैंने बेटा आपको बताया कि अगर डिड है तो उसकी जगह वॉज वर्ब में से एक आएगा, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट आपके सामने सिंगुलर है तो वॉज आएगा और प्लूरल है तो वर आएगा। ये बात पहले भी बता चुका था कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, और एक बार फिर से पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में। डिड की जगह आया वॉज, द लॉयन सिंगुलर था इसलिए वॉज आया, हमने लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड आई और फिर बाई लगा के हमने इस ही को लिखा हिम में। क्या समझ पा रहे हैं? अब ये तो थी बड़ी कॉमन बात। इसके अलावा एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस बताता हूं, आप इन सब चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करें। सेंटेंस आपके सामने हो सकता है हैव यू डन दैट वर्क। सेंटेंस आपके सामने हैव यू डन दैट वर्क। बहुत आसान सेंटेंस है, हैव यू डन दैट वर्क। अब देखना ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर आप लोगों को हैज, हैव में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। और अब ये सिंगुलर हुआ तो आपको हैज लिखना है और प्लूरल हुआ तो आप लोगों को हैव लिखना है। तो दैट वर्क ये सिंगुलर है तो देखना यहां पर हैव की जगह आएगा हैज, फिर लिखोगे दैट वर्क।
अब आपको मालूम है ये बात है कि जहां पे हैज हैव होता है वहां पर बीन का प्रयोग किया जाता है, BEEN। ये बात पहले भी देखी थी हम लोगों ने। और सेंटेंस का पैटर्न चाहे इंटेरोगेटिव हो चाहे सिंपल हो, बीन तो इसके साथ आएगा ही। हैज, दैट वर्क, बीन, अब डू, डिड, डन। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस होगा हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। क्या आप मेरे द्वारा समझाया गया सेंटेंस ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं? आप एक बार फिर से देखें। सेंटेंस मैंने आपको बताया हैव यू डन दैट वर्क। तब हैज हैव होता है तो उसके साथ बीन लगा दिया जाता है। लेकिन अब इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो सीधी सी बात है इंटेरोगेटिव ही बनेगा इसका। तो दैट वर्क आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से हैव की जगह हैज आया, तो हैज दैट वर्क बीन। एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि हैज और बीन के बीच में ऑब्जेक्ट को डाला जाता है, हैज बीन दैट वर्क नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे जानने की कोशिश करें, अपनी स्मृति पटल पे इन सब बातों को रखें। देखना हैज दैट वर्क बीन डन। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। आप इन चीजों का भी ध्यान रखें क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यह भी अति आवश्यक बात है। क्या आप मेरे द्वारा बताए गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग इन सब बातों को समझने में असमर्थ हैं या नहीं समझ पा रहे हैं या कम समझ पा रहे हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं। हमारे लिए कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें हम लोग को ये बात बता दें, हम लोग को इन चीज़ों से अवगत कराएं कि सर ऐसी ऐसी बातें हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इससे अगले वीडियो में आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रयत्न किए जाएंगे आपको समझाने के लिए। अब एक और सेंटेंस ऐसा कई बार मॉडल भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का काम कर जाता है, यानी कि सेंटेंस के शुरू में आपको कहीं पर भी कोई मॉडल दिखाई दे तब आप लोगों को सेंटेंस कैसे बनाना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई मॉडल है तो उस मॉडल के साथ आप लोगों को बी का प्रयोग करना है और बाकी पैटर्न सेम रहेगा। आपके सामने सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है जैसे विल सी राइट ए बुक। कैसा सेंटेंस? विल सी राइट ए बुक। अब विल सी राइट ए बुक, विल है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पे मॉडल का काम कर रहा है। आप देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस आपका होगा विल सी राइट ए बुक। क्या होगा? विल सी राइट ए बुक। ए बुक इसकी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ और राइट इसकी वर्ब हुई, इसका ये सब्जेक्ट हुआ। अब विल मॉडल का काम कर रहा है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस के एकदम शुरू में आया है तो आंसर भी इंटेरोगेटिव में ही जाएगा। अब विल है तो विल का विल रहेगा, तो विल, अब वापस उठाओ ए बुक को, तो विल ए बुक, फिर आएगा मॉडल के साथ बी, क्योंकि ये बात मैंने अभी भी थोड़ी सी देर पहले बताई थी कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव वाला पैटर्न हम लगाते हैं तो हैज और बीन के बीच में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आता है। वही नियम यहीं पे लागू होता है। विल के बाद में आपके सामने ऑब्जेक्ट है तो बी बाद में ही लगाओगे ऑब्जेक्ट के, विल के ठीक बाद में नहीं लगा सकते। तो विल ए बुक, बी राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाय हर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? विल ए बुक, बी रिटन बाय हर, और लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाने की अति आवश्यकता है। क्या आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं? जैसे
मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं मॉडल से रिलेटेड। सेंटेंस आपके सामने ये होगा, मे आई सी इट। सेंटेंस बहुत ही छोटा सा है देखने में, लेकिन कमाल का सेंटेंस है। और ये फैक्ट बात है साहब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% तो छोड़िए 200% चांस होते हैं परीक्षा में पूछने के, इसलिए आप इन चीजों को सीरियसली देखें। मे आई सी इट दिखने में आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस लगता है कि ऐसे सेंटेंस किस प्रकार से चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है। आप लोगों को नियमों पे चलना होगा। बात वही है, आपके सामने मे सबसे पहले आ रहा है, तो इस मे को आप लोग इंटेरोगेटिव से ही बनाओगे। तो सबसे पहले जैसा मॉडल आपको दिया हुआ है वैसा ही आप लिखोगे। तो मे इट बी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहले वाले सेंटेंस से एक बार इसे कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विल लिखा, इस सेंटेंस में भी हम लोगों ने मे की जगह मे लिखा। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के रूप में ए बुक लिखा, इस सेंटेंस में भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की जगह इट लिखा। इस सेंटेंस में हम लोगों ने ए बुक के बाद बी लिखा, और इस वाले सेंटेंस में मे वाले में भी हम लोग बी लिख रहे हैं। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन। सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म होती है। तो मे इट बी सीन बाय मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब आप इन बातों को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको क्या समझाया है एक बार फिर से देखें। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मे आई सी इट। अब मे की वजह से सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना, और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप उसे इंटेरोगेटिव में ही बदलोगे। तो मे का मे रहेगा, इट इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको यहां रखेंगे, और मे इट बी, मे इट बी। बी के बाद में थर्ड फॉर्म सीन, तो मे इट बी सीन बाय आई का मी बनेगा, तो मे इट बी सीन बाय मी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मैं बार बार बताता हूं आप लोग को, अनेकों बार बताता हूं, सैकड़ों बार बताता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाके हम लोग को कमेंट करें और पूछने का प्रयत्न करें, ताकि हम लोग आपकी समस्या का समाधान कर सकें। ये बात मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बताई कि सेंटेंस के शुरू में आपको डू, डज और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म मिले, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप लोगों को इज, एम, आर और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर आप लोगों को डिड प्लस सब्जेक्ट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो उसे तब्दील करते समय, चेंज करते समय, बदलते समय आप लोग वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट लिख देते हैं। नंबर 3 पे हम लोगों ने हैज, हैव से रिलेटेड सेंटेंस देखा। 4 नंबर पे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई मॉडल सेंटेंस के शुरू में आता है, मॉडल वाले सेंटेंस हम लोगों ने कल भी देखे थे, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, यानी कि मॉडल सेंटेंस के शुरू में आता है, तब हम लोगों को उसे कैसे बदलना होता है, बी का प्रयोग कहां करना होता है। सभी बच्चे एक बार ध्यान से इस बात को जरूर समझ लेना कि मॉडल अगर सेंटेंस के शुरू में है तो ऑब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग किया जाएगा। मॉडल के ठीक बाद कभी बी का प्रयोग हो ही नहीं सकता, और ये फैक्ट बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब और अलग टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जिनको हम लोग सीखने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और आगे के सेंटेंस आपको मैं बता देता हूं कि कई बार WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होते हैं, और जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं तो उन्हें उसी WH वर्ड में लिखा जाता है। सेंटेंस जैसे आपके सामने सबसे पहले एक्टिव वॉइस में WH वर्ड आए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट आए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। जैसे सबसे पहले आपके सामने WH वर्ड आ रहा है,
क्या आप सब इन बातों को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले आपके सामने WH वर्ड आ रहा है और WH वर्ड के बाद आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट मिले, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लोगों को क्वेश्चन मार्क मिले। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, ये सारी पहचान एक्टिव वॉइस की है। समझ पा रहे हैं? देखना, मैंने कहा एक्टिव वॉइस में अगर आपको कोई WH वर्ड मिले, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, फिर सब्जेक्ट मिले, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिले, तो पैसिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस को बदलते समय उसी WH वर्ड को हम लोगों को पैसिव वॉइस में सबसे पहले रखना है। बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा एक्टिव वॉइस में अगर कोई WH वर्ड है तो पैसिव वॉइस में भी आप लोगों को उसी WH वर्ड को रखना है और उसके बाद आप लोगों को वही हेल्पिंग वर्ब, फिर वही ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, वही हेल्पिंग वर्ब, वही ऑब्जेक्ट और लास्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगाना है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात ठीक तरीके से। सेंटेंस देखना बेटा, इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं और एग्जाम्पल आपके सामने कुछ ऐसे रहेंगे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। सेंटेंस आपके सामने है व्हेन डज ही हेल्प मी। सेंटेंस है व्हेन डज ही हेल्प मी। ये सेंटेंस आपके सामने एक्टिव वॉइस का है। कैसा है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है व्हेन डज ही हेल्प मी। व्हेन, इसमें सबसे पहले WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड है और हेल्पिंग वर्ब डज